मैं डॉक्टर सडाओ। मैं एक जापानीज़ हूँ। मेरा घर जापान के एक आइलैंड पे था। ये घर पूरे जापानीज स्टाइल में एक सबसे बड़े रॉक के ऊपर बनाया गया था। मेरा पूरा बचपन इसी आइलैंड पे गुजरा। यहाँ के पेड़ों पे मैं चढ़ा करता था, खेला करता था। मुझे आज भी याद है, मेरे डैड हमेशा मुझे इस आइलैंड पे ले जाया करते और मुझसे कहते, बेटा, ये जो जगह है ये जापान का फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं उन दिनों डैड से हमेशा पूछा करता, पापा हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा? क्या पता कहाँ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर और कामयाबी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो तुम जितना सोचोगे वो उतना ही बड़ा होगा। ये बात मेरे जहन में हमेशा क्लियर रह गई कि किसी भी इंसान के फ्यूचर की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप जितना बड़ा सोचेंगे आपका फ्यूचर उतना ही बड़ा होगा। मेरे डैड काफ़ी एम्बिशियस पर्सन थे, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में वही करने का सोचा जो मेरे डैड ने कहा। ऐसा नहीं था कि मेरे डैड बहुत फ्रेंडली थे, ना, बिल्कुल ना। इवन वो तो मेरे साथ खेला भी नहीं करते थे। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं की, क्योंकि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। उनका सपना था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँ, इसलिए उन्होंने मुझे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया ताकि मैं वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकूँ। जब मैं 30 साल का हो गया तब मैं वापस जापान आया और फाइनली मैंने उनका सपना पूरा किया। मेरे डैड शुरू से ही ये चाहते थे कि मैं जापान का नंबर 1 सर्जन बनूं। उनके इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं जापान का नंबर 1 सर्जन था और साइंटिस्ट भी था। अब आप सोचेंगे कि साइंटिस्ट कैसे, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक खोज कर रहा था कि किसी भी इंसान की चोटों को पूरी तरीके से ठीक कैसे किया जा सकता है। आज जापान वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ है, तो ऐसी खोज को सफल बनाना अपने आप में जापान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉर चल रही है तो मेरा काम बैटलफील्ड में ज़्यादा होगा, मैं वहाँ क्यों नहीं गया? तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 रीज़न हैं। पहला ये कि अगर मैं बैटलफील्ड में चला गया आर्मी की हेल्प करने के लिए तो मैं इस खोज को जारी नहीं कर सकता। और दूसरा ये, हमारे जापान के जनरल, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी बीमार रहते हैं, उनको कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी। इन्हीं दोनों वजह से मैं जापान में ही रुका रहा। खैर मैं भी किन बातों में लग गया। मैं अपने आइलैंड के बारे में बता रहा था। कितना ही ब्यूटीफुल प्लेस है ना यार, एक आइलैंड जिस पर मेरा घर है। घर के चारों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन है, गार्डन के आगे इतना बड़ा समुद्र है, और आजकल तो समुद्र के ऊपर काले बादल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं शाम के समय। शाम को ठंडी ठंडी हवाएं और ये फॉग, ओए होए, क्या नज़ारा होता है। मैं रोज़ शाम को इस नज़ारे को देखने के लिए अपने घर से बाहर खड़ा हो जाता हूँ और तब तक देखता रहता हूँ जब तक समुद्र से आते हुआ फॉग मेरे घर तक ना आ जाए। और जब फॉग मेरे घर तक आ जाता है तो मैं अंदर अपनी वाइफ हाना और अपने दोनों बच्चों के पास चला जाता हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही सुकून भरी लाइफ है। चलो यार, आज की शाम भी इन सब ख्यालों में बीत गई। चले अंदर अपनी पूरी फैमिली के पास। लेकिन जैसे ही मैं ये बात कहने वाला होता हूँ तभी मेरी वाइफ हाना घर से बाहर निकलती है। वो अपनी ब्यूटीफुल आंखों से मेरी तरफ देखती है और स्माइल करती है और बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ लेती है। ओए होए होए, क्या बेहतरीन नज़ारा था ये। एक अच्छी वाइफ है हाना। आपको पता है, मैं हाना से पहली बार अमेरिका में मिला था। हाँ जी, हमारी लव मैरिज हुई है, लेकिन मैंने अमेरिका में हाना से अपने दिल की बात तब तक नहीं की जब तक मैंने ये कंफर्म नहीं कर लिया कि हाना एक जापानीज़ ही है, क्योंकि जापान में शादी सिर्फ जापानीज़ से ही होती है और मेरे डैड भी इसी बात को मानते हैं और मैं भी। ये तो मेरा लक था कि हाना भी एक जापानीज़ निकली। हाना मुझे पहली बार अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिली थी। मुझे आज भी याद है प्रोफेसर हार्ली का घर। वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। वो फॉरेनर्स की हमेशा हेल्प करा करते थे। उनके घर पे मुझे पहली बार हाना मिली और मुझे इससे पहली बारी में ही प्यार हो जाता है। और फिर हमने अपनी पढ़ाई पूरी की और जापान में आके डैड की परमिशन के बाद पूरे रीति रिवाज से हमने क्या दिख रहा है? शादी की। आज का लाइफ हैक, बिना पैसे ऐड किए स्टॉक खरीदो, स्टॉक्स प्लेज करो। और आज हमारे 2 बच्चे हैं, एक ब्यूटीफुल लाइफ है, और क्या ही चाहिए यार। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम अंदर जा रहे होते हैं तभी समुद्र की तरफ से कुछ ब्लैक शैडो बाहर निकलता है। नो डाउट ये कोई आदमी होगा जो समुद्र की लहरों से बाहर निकला होगा। वो आदमी कुछ कदम आगे चलता है, फिर अचानक गिर जाता है। सदाओ सदाओ, वो कौन है? एकदम से वो आदमी घुटनों के बल चलते हुए दोबारा दिखता है और फिर वो दोबारा मुंह के बल गिर जाता है। हो सकता है एक फिशरमैन हो, और ये भी हो सकता है कि वो पत्थरों से टकरा के उसे चोट लग गई हो। फिर हम दोनों भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी पे खून ही खून था। उसका फेस मिट्टी की तरफ था, वो हमारे सामने उल्टा पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से जाता हूँ और उसको सीधा कर देता हूँ ताकि मैं उसका फेस देख सकूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसके फेस को देखता हूँ मैं कांप जाता हूँ।
सदाव सदाव ये तो अमेरिकन है। हाँ ना, तुम सही कह रही हो। ये तो एक वाइट मैन है। इसके येलो बाल, इसकी येलो बियर्ड। यार शिट यार, ये तो सच में एक अमेरिकन है। इसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है। इसके शोल्डर्स पे गोली भी लगी हुई है। हर सदाव क्या करे, इसके बॉडी के हर हिस्से से खून निकल रहा है और आसपास कोई है भी नहीं। क्या करे सदाव, क्या करे? बोलो यार, कुछ तो बोलो, क्या करे? मैं बिल्कुल खामोश होता हूँ। बिना कुछ बोले उसकी बॉडी के एक हिस्से में जहाँ से लगातार खून निकल रहा था, मैं किसी चीज़ से उसको ढक देता हूँ। क्यों ना इसे पानी में दोबारा फेंक दिया जाए। हाँ तुम सही कह रहे हो सदाव, इसे उठाओ और दोबारा पानी में ही फेंक दो। क्योंकि देखो, इसे हम घर तो ले जा नहीं सकते और पुलिस को दिया तो ये 100% मर जाएगा। घर में रख नहीं सकते और पुलिस को दे नहीं सकते, इसलिए काम करो, इसे दोबारा पानी में ही फेंक दो। मेरी नज़र उस बंदे के कैप पे जाती है जिस पे लिखा होता है यूएस नेवी। हाँ ना, ये निश्चित ही एक प्रिजनर ऑफ वॉर है और इसको वॉर में कैद किया गया होगा। अब हाँ ना, जल्दी बताओ क्या करें। बता तो दिया, उठाओ और फेंक दो। फेंक दो? अकेले कैसे फेंक दो? तुम भी तो उठाओ। मैं नहीं उठा सकती इसे, मैं नहीं टच करूंगी इसको। यार हाना, अगर ये ठीक होता ना तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर देता। बिकॉज ही इज़ माई एनिमी। इवन ऑल अमेरिकन आर आवर एनिमीज यार। बट इसके फेस को देखो, इसको कितनी चोट लगी है यार। मुझे डर लग रहा है हाना, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाना, अगर तुम कहो तो क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊँ, इसका इलाज कर दूँ? अच्छा, और अगर सर्वेंट्स कुछ कहेंगे तो? यार हम कह देंगे ना, इसको ठीक करने के बाद हम पुलिस के हवाले कर देंगे और फिर हम उसे उठा के घर पे ले जाते हैं। लेकिन सदाओ, इसे रखेंगे कहाँ? इसे हम एक काम करते हैं, अपने डैड के रूम में रखते हैं। जब से डैड गए हैं तब से वो रूम भी खाली है। वो रूम इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। वैसे भी वो पुराने जापानीज स्टाइल का रूम है, काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और फिर हम उसको उस रूम में रख देते हैं। सदाओ, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गंदा है? और इसकी बॉडी देखो, हर तरफ ब्लड ही ब्लड। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो ना, हमें पहले इसको साफ करना चाहिए। एक सेकेंड, हमें से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो नहीं करने वाली साफ इसे, मैं तो टच भी ना करूं इसे। हाँ ना, तुम सही कह रही हो, हम इसे टच भी नहीं करने वाले। ये काम हम नौकरों से करवा लेते हैं। एक काम करो, तुम जाके यूमी से कह दो, वो कुछ देर बच्चों को छोड़ देगी और यहाँ आके हमारी हेल्प कर देगी। तब तक मैं इसके ब्लड को रोकने का उपाय करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। मैं अपना हाथ उसके सीने पर रखता हूँ और फिर धक्का देता हूँ। देखो यार, अभी दिल की धड़कन तो चल रही है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। यूमी, तुम ये सब काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। और सुनो, अपने साथ एक गर्म पानी और टॉवल भी ले लेना और जल्दी आओ व्हाइट मैन के रूम में। ओ मेम साहब, मैं नहीं करने वाली साफ वाफ ये आदमी को। यूमी, तुम मेरी नौकरानी हो। हाँ तो नौकरानी हो तो कुछ भी करवा लोगे क्या? यार हाना, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कर, कहीं ये जाके किसी से कंप्लेन कर देगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके यूमी, तुम मत करो, वैसे भी इसे ठीक होते ही हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अच्छा यूमी, तुम जाओ और जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। यार यूमी को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। हाँ, बेवकूफ़ लोग, मैं बहादुर हूँ, मैं ये काम कर लूँगी। हाँ हाँ ना, मैं ये काम कर लूँगी। आखिर ये इंसान ही तो है, वाइट मैन है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। और फिर मैं गर्म पानी से उसके फेस को और उसके बॉडी को साफ करती हूँ। अरे हाना, तुम इसे क्यों साफ कर रही हो? तुम कहाँ गए थे? अरे यार, मैं सर्जरी का सामान लेने गया था। चलो सुनो, तुम जल्दी से एक साफ टॉवल लेके आ जाओ और मैं लग जाता हूँ इसकी बॉडी के ऑपरेशन में। हाना सुनो, मेरी एक बात सुनो, अगर ये चिल्लाए चीखे तो इसे एनेस्थीसिया दे देना। पर मुझे तो देना ही नहीं आता। अरे बहुत आसान है, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसकी बॉडी से एक गोली निकालना बहुत ज़रूरी है। इसका खून निकलता जा रहा है, गोली नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगी। उसकी बॉडी से लगातार खून निकल रहा था। ये देखकर हाना के फेस पीला पड़ गया और वो जल्दी से जाके बाहर उल्टी करने लग जाती है। और जैसे ही वो उल्टी करके आती है, इसी बीच वो अमेरिकन चिल्लाता है और मेरी बहादुर बीवी रूम में आके कहती है, बताओ कहाँ है एनेस्थीसिया, कैसे देते हैं इसे? हाँ हाना, बहुत आसान है। एक कॉटन पर इसे लगा कर इसके मुंह पे रख दो। यार, अपनी वाइफ की इस बहादुरी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे एकदम से उसकी बॉडी में से एक गोली मिल जाती है। ओ माई फ्रेंड, रील बनानी थी, ये मैल देखो। हमरे पिया बनाए रील टकाटक, रील से कपड़े होते चकाचक, नींबू निकाले मैल फटाफट, रील से महके चमके चका। तुम्हारी रील वायरल हो गई। मुझे ये गोली मिल गई, ये किडनी के पास है। फाइनली गोली तो निकल गई। फिर मैं उसे एक इंजेक्शन देता हूँ ताकि उसका पल्स रेट बढ़ सके। और फिर जहाँ जहाँ खून निकल रहा था सब जगह पट्टी कर देता हूँ। और फिर थोड़ी देर में उस अमेरिकन को हल्का हल्का होश आने लग जाता है। मैं कहाँ हूँ? डरो मत, हम कुछ नहीं करने वाले आपके साथ।
और फिर मैं उसे अपने हाथों से थोड़ा खाना खिलाते हुए सोचती हूँ कि यार मुझे नफ़रत हो रही है ये सब काम करते हुए, बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं ये काम कर रही हूँ। खैर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो अमेरिकन हमसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। देखो हीरो, हमें खुद नहीं पता हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, पर अभी तो इलाज कर रहे हैं तुम्हारा। और फिर हम दोनों उस रूम से निकल जाते हैं। यार हाँ ना, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? हमें सिखाया गया है कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, अब चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। हाँ ना, हाँ ना, हम ठीक कर रहे हैं ना? हाँ सदाओ, यू आर राइट, बट हमारे सर्वेंट्स और बाकी लोग शायद ये बात ना समझे। अगले दिन सभी सर्वेंट्स के गार्डन में एक मीटिंग चल रही थी। ओल्ड गार्डनर कहता है, मैं इसको इसके पापा के टाइम से जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, इवन सदाओ भी एक अच्छा इंसान था, पर कुछ भी हो उसको बचाना नहीं चाहिए था। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। सदाओ अपनी एबिलिटी पे कुछ ज्यादा ही घमंड करता है। हाँ, और क्या, इन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि इन लोगों के साथ कुछ हो जाए तो इनके तो बच्चों का क्या होगा। अब धीरे धीरे ये अमेरिकन ठीक हो रहा था। आज इसको आए हुए 7 दिन हो जाते हैं और 7वें दिन 2 इंसिडेंट होता है। पहला ये कि सभी सर्वेंट्स मन बना लेते हैं कि उनको घर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन है। सब अपना अपना पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। यूमी जाते जाते उदास होकर कहती है, ओ मेम साहिब, अगर आपके बच्चों को मेरी याद आए तो बुला लेना, मैं आ जाएगी। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, तभी हमारे घर पे एक नॉक नॉक होती है। कौन है बाहर? एक आर्मी मैन। यार आर्मी मैन आया है कोई। हेलो सदाव सर, जनरल को हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से मेरे साथ चलें। ओह, तो आप बस इसलिए आए हैं? मिस आना, आपको ये बस लगता है? जनरल को हार्ट अटैक आया है, क्या ये बस है? अरे माफ करे, हाना थोड़ी सी पागल है। ओए चुप हो जा, पागल है क्या? सदाओ, मैं बच जाऊंगा ना? हाँ सर, आप इस बार तो बच गए हैं, लेकिन अगली बार अटैक आया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यार ऐसा मत कहो, मेरी जान बचा लो, उसके बदले तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा। सर पक्का? हाँ पक्का, बताओ क्या करना है। फिर मैं जनरल को सारी बात बता देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, आखिर तुम मेरे डॉक्टर हो। एक काम करते हैं, उसे मरवा देते हैं। मैं कुछ बंदे भेजूंगा, तुम्हारे घर पे रात को आएंगे और उसे चुपचाप मार के चले जाएंगे, और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा। बस तुम उसे बाहर वाले रूम में सुला देना। थैंक यू सो मच सर। अगर हाना को शक भी हुआ तो मैं कह दूंगा हो सकता है भाग गया हो। चलो फाइनली इस बंदे से आज हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। मैं उसको बाहर के रूम में सुला देता हूँ। रात को काफ़ी तेज हवाएं चल रही होती हैं, उस रूम से काफ़ी आवाज़ आती है। मैं समझ जाता हूँ कि बंदे आ गए हैं उसको मारने के लिए, लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ अमेरिकन अभी भी वैसे ही सो रहा है। ये हवाएं बस विंडो के खुलने की वजह से आ रही थी। नेक्स्ट डे दोबारा सेम चीज़ होती है, लेकिन जब मैं दोबारा देखता हूँ तो सुबह कुछ नहीं होता। ये सेम चीज़ 3 दिन चलती है और 3 दिन कुछ भी नहीं होता। अब मुझे लगता है कि मुझे उस अमेरिकन को अब वापस भेज देना चाहिए, यहाँ रुकना सही नहीं है। भाई सुन, अब तो हो चुका है ठीक, अब तू आराम से यहाँ से जा सकता है। सामने एक आइलैंड है, दिख रहा है तुझे? वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आती जाती रहती है, उसमें बैठ जाइयो। बट भैया, हम वहाँ जाऊंगा कैसे? अबे टेंशन ना ले, और सुन, ये ले बोट, खाना और टॉर्च। ये टॉर्च कहाँ है भैया? अरे मान ले तू साइलेंट पे अकेला हो, खाना भी ना हो, तो तू फ्लैश कर दियो 2। मैं रोज़ शाम को यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं तेरे को देख लूँगा और खाना भिजवा दूंगा। और सुन, गलती से भी आग वाग मत जलाइयो, वरना कोई ना कोई तेरे को पकड़ लेगा धुआं सुनते ही। भैया दिल से थैंक यू भैया, आपने हमारी जान बचा ली। चल चल बेवकूफ़ मत बन, रुलाएगा क्या? अब निकल जाए यहाँ से। इस तरह मैं उस अमेरिकन को, सो कॉल्ड प्रिजनर ऑफ वॉर को बचा लेता हूँ। एक दिन जनरल दोबारा मुझे बुलाता है और पूछता है, उस बंदे का क्या हुआ? उस बंदे को मैंने वापस भेज दिया। अच्छा, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताया तो था, आपने बंदे ही नहीं भेजे। यार मैं भूल गया यार, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे याद ही नहीं रहा। भाई सदाओ, तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं भूल गया था। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। That's it guys, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मजा आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Gen Z versus